नमस्कार दोस्तों। तो यूएस में आज फाइनली इलेक्शंस है बिकॉज आज 5 नवंबर है और जैसा कि मैं आपको कल ही डिस्कस कर रहा था, पिछले वाली वीडियो में भी मैंने काफ़ी डिस्कस किया था कि 5 नवंबर विल बी द मेन डे जहां पर फेट डिसाइड होगा डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस का। तो आज वो डिसाइड होना है। अब देखो यहाँ पर ना इस इलेक्शंस में अभी तक कोई भी इस पोजीशन में नहीं है कि कोई क्लियरली ये बता पाए कि ट्रंप जीत रहे हैं या हैरिस जीत रहे हैं, क्योंकि जनरली ऐसा देखा जाता है कि इलेक्शन आते आते एक दिन पहले तक लगभग तय हो जाता है कि कौन जीत रहा है। वो एक लोग माहौल देख करके बता देते हैं और आप और मैं मतलब नॉर्मल इंसान लेमैन भी बता देता है कि हाँ मतलब हमारे यहाँ तो ये जीत रहे हैं, हमारे यहाँ तो ये जीत रहे हैं। लगभग लोगों को एक आइडिया सा लग जाता है कि किसके तरफ हवा जा रही है और फिर लोग क्या करते हैं, वो झूम करके वहीं वोट दे देते हैं। लेकिन पूरी हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इतना क्लोज हुआ है जहां पर आज के दिन भी कोई ये नहीं बता पा रहा है कि कौन इलेक्शन जीत रहा है। क्योंकि मैंने बहुत सारे डेटा चेक किए इस वीडियो को बनाने से पहले। अलग अलग जितनी पोलिंग एजेंसीज हैं, अलग अलग जितनी न्यूज़ एजेंसीज हैं, जितना उनका डेटा है, हर जगह पर एक न्यूट्रल स्टांस लेने की कोशिश की। अगर ये हुआ तो ये जीत जाएंगे, अगर ये हुआ तो हैरिस जीत जाएंगी, अगर ये हुआ तो ट्रंप जीत जाएंगे। स्विंग स्टेट्स, तो इस वजह से स्विंग स्टेट्स को बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है। स्विंग स्टेट्स बेसिकली मैं आपको इस वीडियो में अगले 8-10 मिनट में जो भी हम बात करेंगे मैं आपको समझाऊंगा स्विंग स्टेट क्या होते हैं। तो बस इतना समझ लो कि ट्रंप और हैरिस दोनों का जो फेट है वो स्विंग स्टेट से ही डिसाइड होना है। तो जहाँ पर स्विंग स्टेट में जिस तरफ डेटा गया, जिसके तरफ ये सारे चले गए वोटिंग, तो वो प्रेसिडेंट बन जाएगा यूएस का। दैट इज़ वेरी सिंपल। तो स्विंग स्टेट ही सबका फेट इस समय डिसाइड कर रहे हैं। अब यूएस एक तो इतना बड़ा सुपर पावर है, जियोपॉलिटिक्स में इतनी बड़ी पावर रखता है कि वहाँ के इलेक्शंस बहुत सारी कंट्रीज़ के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मतलब ईरान की सांस में सांस अटकी होगी कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा। रशिया बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा होगा, इंडिया मॉनिटर कर ही रहा है। और आपने इस इलेक्शंस में कुछ हो ना हो, इंडियंस की पावर तो देख ही ली है। दोनों प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो है ना वो इंडियंस को खुश करने में लगे हुए। देखो डोनाल्ड ट्रंप तो शुरू से कह रहे हैं इंडियंस इंडियंस इंडियंस, लेकिन कमला हैरिस का भी 2 दिन पुराना बयान आपने देखा होगा कि उन्होंने भी इंडियंस को खुश करने के लिए कोशिश करी। तो आप समझ लो इंडियन वोटर्स का कितना बड़ा इम्पैक्ट है और इंडियंस का कितना बड़ा इम्पैक्ट है। एक तो पता है एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्या मुझे क्या लगता है कि क्योंकि पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, वी आर वेरी मच प्रेजेंट ऑन सोशल मीडिया, राइट। और हम किसी भी कैंडिडेट या किसी भी पर्सन का माहौल बनाने में बहुत कम आते हैं। जैसे अगर इंडियंस सब मिलके ट्रंप 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 पूरा आप देखो ट्वीट भर दें तो लगने लगता है कि ट्रंप जीत रहे हैं। फिर बाद में डेटा आता है, वो पता चलता है कि नहीं नहीं हैरिस 2% से लीड कर रही है। मतलब ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो वो शायद ना वहाँ पर उसको फील कर रहे हैं वो लोग और उस चीज़ को समझ भी रहे हैं। बाकी 8-10 मिनट में समझते हैं कि क्या ये डेटा कहता है। वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप इसको आंसर करो कि डूमा बोको कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट चुने गए हैं अभी रिसेंटली। अगर आपको ये आंसर पता है, वेरी वेल एंड गुड, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि ये कंट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताऊंगा। यहीं पर वीडियो पॉज करके आप इसको कमेंट बॉक्स में आंसर को ज़रूर से पिन करिए, मैं देखता हूँ कितने लोग इसको आंसर कर पाते हैं। सो आई होप आपने ये आंसर कर दिया होगा। तो बोट्सवाना इज़ द करेक्ट आंसर। बोट्सवाना के प्रेसिडेंट चुना गया डूमा बोको को। ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये इलेक्शंस, और 2024 वैसे भी इलेक्शन ईयर है, हर कंट्री में लगभग इलेक्शन चल ही रहे हैं। तो 1966 में एक बोट्सवाना जो कंट्री है वो आज़ाद हुई थी और 1966 में आज़ाद होने के बाद से लगभग जैसे इंडिया का हाल था कि मतलब कांग्रेस की ही सरकार चली आ रही है, तो वैसे ही बोट्सवाना में भी बोट्सवाना की जो पार्टी थी, बोट्सवाना डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि बीडीपी कहते थे उस पार्टी को, और मसीसी बहुत फेमस यहाँ के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो वो बोट्सवाना डेमोक्रेटिक पार्टी लगभग 1966 से अभी तक रूल कर रही थी बोट्सवाना के ऊपर। और पहली बार बोट्सवाना में ये सत्ता का परिवर्तन हुआ है, सत्ता चेंज हुई है और यूडीसी पार्टी वहाँ पर पावर में आई है, यानी कि अम्ब्रेला फॉर डेमोक्रेटिक चेंज। उसी पार्टी के लीडर हैं डूमा बोको, जिनको वहाँ का प्रेसिडेंट चुना गया है। और क्योंकि बोट्सवाना एक डायमंड रिच कंट्री है तो इस वजह से उसमें कौन सी सरकार है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वहाँ पर कौन सी सरकार है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट में। ये जो अनअकैडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट है, इसी तरीके के सिंपल क्वेश्चंस आने वाले हैं स्कॉलरशिप टेस्ट में। 10 नवंबर को ये टेस्ट है। सुबह 11 बजे और शाम के 5 बजे टेस्ट होने वाला है। इसको आप ज़रूर से अटेम्प्ट करिए, बहुत बड़े प्राइजेस आप इसमें जीत सकते हो। अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की ट्रिप जीत सकते हो, अपनी फैमिली के साथ स्टेकेशन जीत सकते हो, आप मैकबुक, लैपटॉप, कोई भी आईपैड, आईफोन, एक्सबॉक्स, ये सारे प्राइसेस आप यहाँ पर जीत सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट इसका रजिस्ट्रेशन है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक हमने दे दिया है। अब अगर आप यूएस इलेक्शन डेटा के ऊपर आएँ तो सबसे पहले तो देखो रिजल्ट जो है वो तो जनवरी 6 को आएंगे।
जो मतलब फॉर्मल रिजल्ट्स हैं वो जनवरी 6 को आएंगे, लेकिन हम चुपचाप तो बैठेंगे नहीं, या न्यूज़ एजेंसीज जो हैं जितनी भी, वो चुपचाप तो बैठेंगे नहीं, वो तो जनवरी 6 के पहले किसी को प्रेसिडेंट बना भी चुकी होंगी। तो यहाँ पर जो डेटा आप देखने वाले हो, कितना आप रिलाई कर सकते हो उस डेटा पर, क्या है उस डेटा की सच्चाई। तो देखो, जितनी भी यूएस की बड़ी बड़ी न्यूज़ एजेंसीज हैं, जैसे कि फॉक्स न्यूज़ हो गई, CNN हो गई, ABC न्यूज़ हो गई, इनकी एक इन हाउस टीम है। और बेसिकली क्या है, ये लगभग हर पोल पे, खास तौर से वो जो स्विंग स्टेट्स हैं जो कि फेट डिसाइड करने वाले हैं, उनके पोलिंग, जहाँ पर पोलिंग स्टेशंस हैं वहाँ पर इनके टीम पूरी मौजूद है, और ये कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर लोगों से बात करने के लिए, एक जेन्युइन फीडबैक लेने के लिए कि किसकी तरफ कितना झुकाव है लोगों का। तो वो एक जेन्युइनिटी है उसमें, उस डेटा में। हमारी एग्जिट पोल अगर आप देखो हमारा, तो वो एग्जिट पोल से थोड़ा ज़्यादा जेन्युइन है, ये पूरी तरीके से जेन्युइन नहीं है, थोड़ा ज़्यादा जेन्युइन है, क्योंकि यहाँ पर भी मीडिया का झुकाव जो है वो किसी ना किसी पार्टी की तरफ रहता है। वो सिंपल सी बात है, वो हर जगह हर कंट्री में रहता है। इंडिया में थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन बाकी यूएस वगैरह में थोड़ा सा कम है ये चीज़, क्योंकि उनको भी, क्योंकि नेक टू नेक की फाइट है, उनको भी नहीं समझ में आ रहा है कि जीतेगा कौन। जैसे इस बार आपने देखा ना कि इंडिया में भी ये चीज़ हुई कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स लास्ट मिनट पे पलट गए, क्योंकि उनको लग रहा था कि शायद सत्ता बदल जाए तो जो अदर पार्टी आ जाएगी, फिर उनके सपोर्ट में बोलने लग गए थे, पर हुआ कुछ नहीं। तो वैसे ही हमारा एग्जिट पोल जो है वो इसीलिए बहुत बोगस है, बिकॉज क्योंकि उसका डेटा एक तो बहुत छोटा है और हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, तो इसलिए हम कोई अंदाज़ा नहीं लगा पाते। बट यूएस में अंदाज़ा लगना लग जाता है। पहली बार ये ऐसा हुआ है कि ये इलेक्शंस को, जितने भी एनालिस्ट इस इलेक्शंस को गौर से देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दिस इज़ द मोस्ट क्लोजेस्ट, मतलब क्लोजेस्ट इलेक्शन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि लगभग हर इलेक्शन में एक अंदाज़ा लग जाता है। जैसे इंडिया का इलेक्शन का आप एग्जाम्पल लो, कि इंडिया के इलेक्शंस को जिन्होंने मॉनिटर, जो लोग क्लोजली कर रहे होंगे, उनको लगभग 10-15 दिन पहले ये आइडिया लग गया था कि देखो गवर्नमेंट तो एनडीए की ही बन रही है, भले मिला जुला के बने, भले उतनी सीट ना आए, लेकिन एनडीए की गवर्नमेंट कंफर्टेबली बन रही है। अगर आप कुछ स्टेट्स को गौर से देख लिया होगा, जिन्होंने मध्य प्रदेश को गौर से देखा होगा, जिन्होंने राजस्थान, जिन्होंने हिमाचल, इन स्टेट्स को गौर से देखा होगा, उनको समझ में आ चुका होगा कि बन रही है। और जो जगन मोहन रेड्डी की पार्टी, जो जगन मोहन रेड्डी की अनपॉपुलैरिटी थी वहाँ पर, जहाँ पर टीडीपी जीती है, उसको जिसने गौर से देखा होगा उसको समझ में आ गया होगा कि एनडीए की गवर्नमेंट कंफर्टेबली बन जाएगी। उसी तरीके से यूएस में ये क्लोजेस्ट इलेक्शन है ज़रूर, लेकिन यहाँ पर एक दिन पहले भी आप बिल्कुल नहीं बता सकते कि ट्रंप जीतेंगे या हैरिस जीतेंगे, इतना क्लोज इलेक्शन है ये। तो यहाँ पर सबका फेट डिसाइड करने वाले स्टेट्स आ जाते हैं, स्विंग स्टेट्स, जिनका नाम आप हर अखबार, अपने हर जगह पर आप देख रहे होगे। स्विंग स्टेट्स होते क्या है, ये ग्रुप ऑफ सम स्टेट्स जो ये डिसाइड करते हैं, जो मतलब किसी भी साइड जा सकते हैं, जहाँ की पॉपुलेशन बहुत डिवाइडेड है, मतलब आधी रिपब्लिकन और आधी डेमोक्रेट पॉपुलेशन है वहाँ पर, और ये स्टेट्स लास्ट मिनट पर कहीं भी रिजल्ट को लेके जा सकते हैं। वो आइदर ट्रम्प के साइड लेके जा सकते हैं या हैरिस के साइड में लेकर के जा सकते हैं। अब देखो, यूएस का जो प्रेसिडेंशियल वोटिंग सिस्टम है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, पॉपुलर वोट पर नहीं होता है वो, वहाँ पर जो वेटेज वोटिंग सिस्टम के हिसाब से चलता है। मैं कोशिश करूँगा इस वेटेज वोटिंग सिस्टम, पूरा प्रोसीजर जो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का है, उसके ऊपर एक वीडियो लेके आऊँ। बहुत लंबा, बहुत डेफिनेटिव, समझ लो आप 1-1.5 साल की पूरी प्रक्रिया होती है ये वेटेज वोटिंग सिस्टम जो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको। तो मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो लेकर के आऊँ कि कैसे यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं, उसका क्या प्रोसेस होता है। अभी आप समझने के लिए समझ जाओ, बस सिंपल बात इतनी कि 270 के करीब यहाँ पर इलेक्टोरल वोट्स चाहिए। अब जो डेटा देखा गया है कि 270 तक का जो नंबर है, वहाँ तक कोई भी कंफर्टेबली पहुँच नहीं पा रहा है, इसलिए स्विंग स्टेट्स की भूमिका बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब कौन से स्टेट स्विंग स्टेट्स हैं, तो ये चेंज होते रहते हैं हर इलेक्शन टू इलेक्शन। तो इस इलेक्शन की बात करें, जैसे आपने पिछले इलेक्शन में देखा होगा कि फ्लोरिडा का बहुत नाम आपने सुना होगा। 1990 से अभी तक, मतलब 2020 तक अगर आप देखो, तो फ्लोरिडा जो है वो एक स्विंग स्टेट की लिस्ट में आया करता था, क्योंकि वहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन आज की डेट में वो एक रिपब्लिकन सेफ सीट की तरह देखा जाता है। तो इस बार जो स्विंग स्टेट्स हैं उसमें फ्लोरिडा निकल चुका है, और एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉसिन, नेवाडा, मिनेसोटा, और एक नया स्टेट इसमें ऐड हुआ है जिसका नाम है नॉर्थ कैरोलिना। नॉर्थ कैरोलिना भी इस स्विंग स्टेट्स में ऐड हो चुका है। अब इसका अगर डेटा देखो, तो मैंने अभी इमर्सन कॉलेज पोलिंग का डेटा निकाला है, और इमर्सन कॉलेज पोलिंग में सिर्फ 2 जगह हैरिस को लीड दिखाई जा रही है 2% की। एक तो मिनेसोटा में हैरिस को थोड़ी सी लीड है, और दूसरी हैरिस को नेवाडा में लीड है 1% की लगभग, मतलब नेवाडा में भी ड्रॉ ही है एक तरीके से आप समझ लो।
बाकी जितना भी, लेकिन सबका डेटा अपना डिफर कर रहा है, लेकिन एक चीज़ कॉमन है हर जगह पर, ये चीज़ कॉमन है कि 4 स्टेट्स में ट्रम्प को, जो 4 स्विंग स्टेट्स में, उसमें डोनाल्ड ट्रम्प को क्लियर 1% 2% की लीड दिखाई जा रही है। वो 4 स्टेट्स कौन से? एक तो अपना एरिजोना हो गया, एक मिशिगन हो गया, एक पेंसिल्वेनिया हो गया और एक नॉर्थ कैरोलिना हो गया। ये जो 4 स्टेट्स हैं जहाँ पर सबका डेटा लगभग सिमिलर है, इन 4 स्टेट्स में डोनाल्ड ट्रम्प लीड कर रहे हैं। और देखो, एनालिस्ट ये चीज़ को पहले कह भी रहे थे कि लास्ट मोमेंट पर डोनाल्ड ट्रम्प कुछ गेम ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि रिपब्लिकन्स का एक्चुअली लास्ट मिनट पुश ही मेन होता है। और रिपब्लिकन्स जो हैं वो जनरली जो प्री पोलिंग होती है ना, उसमें जाते भी नहीं हैं। रिपब्लिकन्स का ये माना गया है कि वो मेन डे, इलेक्शन डे के दिन ही वोट देने जाते हैं। रिपब्लिकन्स को देखा नहीं जाता है कि वो प्री पोलिंग में जा रहे हैं वोट देने। इसीलिए डोनाल्ड ट्रम्प बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे ना रिपब्लिकन्स के कि आप प्री पोलिंग में जाओ वोट देने, प्री पोलिंग में जाओ वोट देने, क्योंकि वहाँ से माहौल जो है वो सेट होता है, इसलिए वो कोशिश कर रहे थे। बट इन 4 स्टेट्स में डोनाल्ड ट्रम्प को लीड दिखाई जा रही है और इसके पीछे का एक कारण है। देखो, एरिजोना तो वैसे भी सेफ है, माना जा रहा है सेफ है डोनाल्ड ट्रम्प के लिए, लेकिन इन 3 स्टेट्स की अगर हम बात करें तो डोनाल्ड ट्रम्प ने जो लास्ट मिनट पुश दिया है, आप लास्ट डे जो कैंपेनिंग का था 4 नवंबर, उस दिन आप देखो तो कमला हैरिस ने 1 रैली करी और डोनाल्ड ट्रम्प ने 4 रैलियां करी। और 4 रैलियां कहाँ पर करी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 रैली में से 1 उन्होंने नॉर्थ कैरोलिना में करी, 2 उन्होंने इवेंट जो है वो पेंसिल्वेनिया में करे और 1 इवेंट लास्ट वाला उन्होंने मिशिगन में किया। इसी वजह से आप देखो कि इन्हीं 4 स्टेट्स में डोनाल्ड ट्रम्प को लीड है। यही 4 स्टेट्स हैं, मिशिगन, एरिजोना, पेंसिल्वेनिया और नॉर्थ कैरोलिना। तो ये जो लास्ट मिनट जो मेहनत की है डोनाल्ड ट्रम्प ने, एक तो गार्बेज वाला वो पूरा सीन जहाँ पे वो गार्बेज ट्रक लेके निकल गए, उसने अच्छा इम्पैक्ट डाला लास्ट में, एक फ़नी अच्छा इम्पैक्ट डाला। और ये जो रैलीज लास्ट मोमेंट पर जो उन्होंने की हैं, और बहुत बड़ा बयान भी दे दिया था उन्होंने नॉर्थ कैरोलिना में खड़े होकर कि मतलब निकाल के सबको बाहर फेंक दिया जाएगा, मैं जितने भी ये आउटसाइडर्स आए हैं और यूएस में रह रहे हैं उनको निकाल के बाहर फेंका जाएगा, जैसे जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जैसे ही मैं पावर में आता हूँ। तो इन सब का इम्पैक्ट डेफिनेट रूप से इस सब का इम्पैक्ट पड़ेगा। बाकी तो आपको फॉर्मल इलेक्शन का जब रिजल्ट आएगा उस दिन पता लगेगा, लेकिन जो शाम तक एक ठीक ठाक सा डेटा आ जाएगा कि कौन कितना लीड कर रहा है, क्या है, तो उसको भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा जैसे जैसे वो आएगा। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।